हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में कांग्रेस के अलग अलग काल जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष चला वो पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम उदारवादी काल का अध्ययन करेंगे। ए.यू. ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने अंग्रेजी सत्ता के हितों के उद्देश्य से की थी, लेकिन वस्तु स्थिति में यह आगे चलकर एक ऐसा संगठन बना जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में एक नई राह, एक नया मार्ग एक तरह से तलाश किया और जो विखंडित भारत के इधर उधर बिखरे हुए लोग थे उन लोगों को एक संगठन के अधीन यह कांग्रेस लेकर आई। जैसा हम देखते हैं कि बिखरे हुए समूह को हमेशा एक संगठन ही संगठित करता है, तो वही इस कांग्रेस की स्थापना के बाद हुआ। भारत की जनता जो इधर उधर असंगठित स्थिति में थी वह कांग्रेस की स्थापना के बाद एक संगठन के अधीन आ गई। ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से लेकर 1906, उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल 1907 से लेकर 1919 और महात्मा गांधी का काल 1920 से लेकर 1947 तक। आज हम उदार राष्ट्रीयता का जो काल है या उदार राष्ट्रीयता का जो समय है उसका अध्ययन करेंगे। उदारवादी सुधार में विश्वास रखते थे। इनकी मांगें बहुत ऊंची नहीं थी। अंग्रेज़ों के सामने भारत मंत्री का अंत कर दिया जाए, भारत परिषद का अंत कर दिया जाए, प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, उच्च नियुक्तियों में भारतीयों को स्थान दिए जाएं। ये छोटी मोटी जो मांगें हैं यही इनके द्वारा अंग्रेजी सरकार के सामने रखी गई थी और अंग्रेजी सरकार के प्रति जो स्वामी भक्ति है वो भी इनकी बहुत अधिक थी। उदार राष्ट्रीयता की कुछ जो विचारधारा है उसकी कुछ विशेषताएं थीं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। ब्रिटिश सरकार के प्रति ये लोग राजभक्त थे। दादा भाई नेहरू जी जो कि उदारवादी काल के मुख्य नेता थे, उनका कहना था आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और यह घोषणा करें कि हम राज्य भक्त हैं। दूसरी विशेषता है या दूसरी इनका विचार है ब्रिटिश शासकों की न्यायप्रियता में विश्वास। इनका ब्रिटिश शासकों की न्यायप्रियता में बहुत अधिक विश्वास था। इनका यह मानना था कि जिस दिन अंग्रेज़ों को लगेगा कि हम अपनी सत्ता संभालने योग्य हो गए हैं या हम अपनी सत्ता संभाल सकते हैं तो फिर ये हमें अपनी सत्ता दे देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। यानी इनका यह मानना था कि अंग्रेज इतने न्यायप्रिय हैं, इतने स्वतंत्र प्रिय हैं कि एक दिन हमें हमारी आज़ादी इनके द्वारा दे दी जाएगी। जैसे कि मेहता का कहना था, मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं है कि अंग्रेज़ हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे। मुझे अपनी उदारवादिता में पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों में विश्वास। इनका संवैधानिक साधनों में विश्वास था। 1857 की क्रांति जो असफल हुई उसके पीछे इनका यह मानना था कि यह क्रांति इसलिए असफल हुई क्योंकि उसमें हिंसा का प्रवेश था और उनका इसीलिए हिंसात्मक साधनों से पूरी तरह से विश्वास उठ गया। संवैधानिक साधनों में इनका विश्वास था, यानी हम अंग्रेज़ों से प्रार्थना करें, अंग्रेज़ों को प्रार्थना पत्र दें, याचना दें, अपना प्रतिनिधि मंडल भेजें। जैसे दादा भाई नेहरू जी कहते थे कि शांति प्रिय विधि ही इंग्लैंड के राजनीतिक और औद्योगिक इतिहास के जीवन और आत्मा का केंद्र है। नेक्स्ट है पश्चिमी संस्थाओं में अटूट विश्वास। जो पश्चिम की सभ्यता है, जो पश्चिम की संस्था है, पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिम दर्शन है, पश्चिमी साहित्य है, उससे ये बहुत अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाने में विश्वास। ब्रिटेन के साथ ये स्थायी संबंध बनाए रखना चाहते थे। जैसे भगवान दास कहते हैं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ब्रिटेन का शासन हमेशा भारत में बना रहे। ईश्वर ब्रिटिश सरकार को बुद्धि दे कि वह भारत में सुधारों
को स्वीकार करें। यानी इनका ये मानना था कि अंग्रेज बहुत श्रेष्ठ हैं। क्रमिक सुधार में विश्वास, इनका मानना था धीरे धीरे सुधार हो सकता है, हम एकदम से स्वतंत्रता की मांग कर लें तो वह संभव नहीं है। हम पहले स्थानीय स्तर पर मांगे करें, फिर राज्य स्तर पर करें और फिर कहीं आगे जाकर मांग करें। उनका मानना था कि हम जो चाहते हैं परिवर्तन करना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो परिवर्तन एक दिन में नहीं, क्रमिक सुधार के माध्यम से धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट है उदारवाद का लक्ष्य। उदारवाद का लक्ष्य था सिर्फ सुशासन की प्राप्ति करना, स्वराज्य की मांग इन्होंने कभी भी नहीं की। नेक्स्ट है मानव प्रगति के लिए स्वतंत्रता में विश्वास, यानी मानव को की प्रगति तब हो सकती है जब मनुष्य स्वतंत्र हो। और इनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार में रहकर भी हम अपनी स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास, इस समय तक संप्रदायवाद की शुरुआत हो चुकी थी भारत में। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उन्होंने माना कि हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति के आध्यात्मिकरण का मतलब है राजनीति को नैतिक बनाना, राजनीति को धार्मिक बनाना। इन्होंने माना कि नैतिक मूल्यों के आधार पर ही हम राजनीतिक स्थिति का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, यानी ये चाहते थे कि जो राष्ट्र की हमारी एकता है वो सुदृढ़ हो, हम इतने अधिक एकीकृत हों कि हम आगे चलकर अपना विकास कर सकें। इस तरह ये कुछ विचारधारा या ये कुछ इस काल की विशेषताएं थीं। नेक्स्ट है उदार राष्ट्रीयता का मूल्यांकन। पहले हम इसकी आलोचना करेंगे। पहली आलोचना है ब्रिटिश साम्राज्य संबंधी मिथ्यापूर्ण धारणा, अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानना, अंग्रेजों को भारत के लिए वरदान मानना, यह इनकी धारणा गलत थी। क्यों गलत थी? क्योंकि अंग्रेज इतने न्यायप्रिय तो थे ही नहीं। वो अगर इतने न्यायप्रिय होते तो व्यापारी बनकर आए थे, यहाँ के शासक क्यों बन जाते? उनका उद्देश्य तो व्यापार करना था, शासन करना कतई नहीं था। तो ये इनकी जो सोच कि वो इतने न्यायप्रिय हैं, बहुत बड़े दिल के हैं, ये सोच उनकी सही नहीं थी। नेक्स्ट है राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उदारवादियों में आत्मसम्मान और त्याग की भावना का अभाव था। वो भिक्षक याचना करते थे, जबकि स्वतंत्रता हमारा अधिकार था। स्वतंत्रता के लिए हमें याचना अंग्रेजों से नहीं करनी थी। नेक्स्ट है उदारवादी नेताओं का जनता से संपर्क नहीं। उदारवादी नेताओं का जनता से कोई सीधा संपर्क नहीं था। केवल गोखले ऐसे नेता थे जो थोड़े बहुत जनता के संपर्क में थे, बाकी एक तरह से सब एलिट्स टाइप लोग थे। जैसे लाला लाजपत राय का कहना था, ये ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा आयोजित था। यानी उदारवादियों ने जो संघर्ष किया यह आंदोलन अंदर से नहीं था। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल। इन्होंने जो छोटी मोटी मांगें भी की वो भी इनकी कोई विशेष पूरी नहीं हो पाई। इस तरह से ये कुछ कमियां हम उदारवादियों की देखते हैं। नेक्स्ट है उदारवादियों की सफलता। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, अपनी सेवाओं के आधार पर उदारवादी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं और इन्होंने नौकरशाही दृढ़ होने के बावजूद कम से कम भारत के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। जैसे कि उनका जो योगदान है, पहला है ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। अंग्रेजी सरकार के दोष इनके द्वारा प्रकट किए गए। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय से ही दोष प्रकट करने शुरू कर दिए थे। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीयता को आगे लाने का प्रयास किया, सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठे। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा, प्रजातंत्र और स्वतंत्रता की शिक्षा भारतीयों को उदारवादियों के द्वारा ही दी गई। आर्थिक सामाजिक सुशासन के लिए उन्होंने प्रेरित किया। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की नींव तैयार की। जो भवन या जो फल हमने महात्मा गांधी के समय में खाया, उसका बीज उदारवादियों के द्वारा ही बोया गया था। यानी हमें जो आगे जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चले, चाहे असहयोग हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उसका आधार इन्हीं उदारवादियों के द्वारा निर्धारित किया गया था।
और इस रूप में एक तरह से हम यह मानकर चलते हैं कि उदारवादियों ने बहुत कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जिससे हमें चाहे स्वतंत्रता न मिली हो, लेकिन उस स्वतंत्रता का आधार जरूर हमारे द्वारा तय कर दिया गया। धन्यवाद।